मैं डॉक्टर आर के पुरोहित, आपका स्वागत है। आज फिर आगे बढ़ें। मैंडेट का राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत जो अर्थ होता है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इस मैंडेट का क्या अर्थ होता है, इन दोनों के बारे में चर्चा करेंगे। पहले राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत मैंडेट का हिंदी शब्द है जनादेश। जब निर्वाचन के द्वारा आम जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, एक निश्चित समय के लिए उनको चुनती है, उनको शासन का अधिकार देती है, तो वे निर्वाचित प्रतिनिधि यह कहते हैं कि हमें जनता ने 5 वर्ष के लिए जनादेश दिया है, जनता का आदेश। चूंकि अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र के अंतर्गत शासन करने की जिम्मेदारी निर्वाचित प्रतिनिधियों के हाथ में होती है, इसलिए ये निर्वाचित प्रतिनिधि जनता से मत प्राप्त करके, वोट प्राप्त करके वे जनादेश प्राप्त करते हैं और इस प्रकार से वे शासन संबंधी दायित्वों का निर्वहन करते हैं। तो वो कहते हैं कि हमें शासन करने का जनादेश मिला हुआ है, ये जनादेश हो गया। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इसकी थोड़ी सी चर्चा करें। जब प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हो गई तो विजयी राष्ट्रों ने मिलकर के वर्साय में शांति सम्मेलन किया, जिसे पेरिस शांति सम्मेलन कहते हैं। इस पेरिस शांति सम्मेलन में जर्मनी के साथ जो संधि की गई उसे वर्साय की संधि कहते हैं। इसी वर्साय की संधि के अंतर्गत एक अंतर्राष्ट्रीय संघ का निर्माण किया गया, जिसका नाम था राष्ट्र संघ, लीग ऑफ नेशंस। यह लीग ऑफ नेशंस 1919 में स्थापित हुआ और यह 1945 तक चला। 1945 में लीग ऑफ नेशंस को समाप्त करके उसका स्थान यूनाइटेड नेशंस को दे दिया गया। तो लीग ऑफ नेशंस में मैंडेट नाम का एक प्रावधान किया गया था। यह मैंडेट प्रावधान यह ब्रिटिश दिमाग की उपज थी। वो क्या था, देखिए, जब वर्साय की संधि हुई, उस संधि में प्रमुख राष्ट्रों के नेता थे। एक अमेरिका का वुडरो विल्सन, दूसरा ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज, तीसरा फ्रांस का राष्ट्रपति क्लेमेंसो और इटली का राष्ट्रपति विक्टर ऑरलैंडो। इन चारों ने मिलकर के वर्साय की संधि किया। जर्मनी के साथ उन्होंने संधि किया और जर्मनी को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया। इसी वर्साय की संधि के एक भाग के रूप में राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। इस राष्ट्र संघ के प्रावधानों में मैंडेट को भी सम्मिलित किया गया। वस्तुतः बात यह थी कि इंग्लैंड और फ्रांस, ये दोनों राष्ट्र मिलकर पराजित राष्ट्रों के सभी उपनिवेश पर अपना कब्जा करना चाहते थे, लेकिन वुडरो विल्सन के रहते यह संभव नहीं था। इसलिए इंग्लैंड और फ्रांस ने मिलकर के मैंडेट नाम का एक प्रावधान उसमें जोड़ा और यह प्रावधान किया कि पराजित राष्ट्रों के जितने भी उपनिवेश हैं, इन उपनिवेशों का शासन करने की जिम्मेदारी राष्ट्र संघ की होगी। पराजित राष्ट्र विशेष करके जर्मनी और टर्की। तो जर्मनी और टर्की के जितने भी उपनिवेश थे, अन्य पराजित राष्ट्रों के जितने भी उपनिवेश थे, इन सभी उपनिवेशों को राष्ट्र संघ के अधीन ले आया गया और राष्ट्र संघ के इस मैंडेट में प्रावधान किया गया कि इन उपनिवेशों का शासन राष्ट्र संघ के माध्यम से होगा। और राष्ट्र संघ में यह प्रावधान किया गया और इंग्लैंड और फ्रांस ने मिलकर के सभी उपनिवेशों पर शासन करने का अधिकार मैंडेट के अंतर्गत प्राप्त कर लिया और कहा गया कि हमको जनादेश मिला है। जनादेश राष्ट्र संघ के माध्यम से जो आदेश दिया गया था, उसको कहा गया हमें इन उपनिवेशों पर शासन करने का मैंडेट राष्ट्र संघ ने दिया है। तो इस प्रकार से यह मैंडेट की पद्धति थी जो इंग्लैंड और फ्रांस के द्वारा इन उपनिवेशों का शासन किया गया। इनका पहले के समान पूरी तरह से शोषण किया गया
इन पर अत्याचार किए गए, अन्याय किए गए। नाम होता था राष्ट्रसंघ का, राष्ट्रसंघ बदनाम हुआ, इंग्लैंड और फ्रांस का स्वार्थ पूरा हो गया। तो वह था मैंडेट सिस्टम। लेकिन वह मैंडेट केवल अंग्रेजी और फ्रांस के दोनों राष्ट्रपति प्रधानमंत्रियों के दिमाग के ऊपर थी। उसका मैंडेट मतलब जनादेश से कोई संबंध नहीं था। अल्टीमेटली जब 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई तो इस मैंडेट पद्धति को समाप्त किया गया और उसके स्थान पर ट्रस्टीशिप काउंसिल स्थापित की गई। और ट्रस्टीशिप काउंसिल के अंतर्गत व्यवस्था की गई कि जो उपनिवेश अभी भी दूसरे देशों के अधीन हैं, इन उपनिवेशों का शासन राष्ट्रसंघ के द्वारा किया जाएगा और यहाँ पर रहने वाले लोगों को अपना शासन खुद चलाने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। इसका एक अच्छा परिणाम यह निकला कि धीरे धीरे करके जितने भी उपनिवेश थे ये सभी उपनिवेश स्वतंत्र कर दिए गए। आज की तिथि में दुनिया में कोई भी उपनिवेश नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रयासों से सभी उपनिवेश स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित हो गए। ये है मैंडेट। अब आगे देखें, मैंडेट के बाद होता है प्रादेशिक समुद्र। प्रादेशिक समुद्र क्या है? राज्य की जब एक राज्य का निर्माण होता है तो उसके लिए 4 तत्वों का होना आवश्यक है: जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार, संप्रभुता। एक इसमें तत्व आया निश्चित भूभाग, मतलब भूमि। राज्य का अपनी भूमि पर पूरा अधिकार होता है। एक तो मतलब कि राज्य की सीमा जहां तक विस्तृत है उस सीमा में जो भी स्थित है वो सब चीजें, पेड़, पहाड़, नदी, नाले, झील, तमाम चीजें उस राज्य की सीमा के अंतर्गत आते हैं, राज्य की संप्रभुता के अधीन आते हैं। एक उस राज्य का अपने आसमान पर भी अधिकार होता है। आसमान पर मतलब उस राज्य के आसमान में दुनिया के दूसरे देश के विमान उड़ान नहीं भर सकते, बिना अनुमति के उड़ान नहीं भर सकते। यदि बिना अनुमति के कोई भी विमान दूसरे देश की वायु सीमा में पहुंच गया, आसमान में पहुंच गया, तो उस राष्ट्र को यह अधिकार होता है कि उसको नष्ट कर देवे या उसके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करे। तो आसमान पर अधिकार होता है। इसी प्रकार से यदि राष्ट्र की सीमा से लगा हुआ समुद्र है तो पूरे के पूरे समुद्र पर अधिकार नहीं होता, अपितु 5 या 8 मील की चौड़ाई तक का समुद्री क्षेत्र उस राज्य की सीमा में आता है और उस सीमा को प्रादेशिक समुद्र कहते हैं। क्योंकि समुद्र में निश्चित स्थान नियत नहीं किया जा सकता, एक लाइन खींची नहीं जा सकती, इसलिए 5 या 8 मील 7 मील तक का समुद्री जो समुद्र होता है वह उस राष्ट्र की प्रादेशिक समुद्र के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है, इसलिए प्रादेशिक समुद्र कहते हैं। इस प्रादेशिक समुद्र में किसी दूसरे देश का जहाज बिना अनुमति के प्रवेश नहीं कर सकता। यह है प्रादेशिक समुद्र। जैसे भारत के दक्षिण प्रायद्वीप में एक तरफ अरब सागर, फिर हिंद महासागर, इधर बंगाल की खाड़ी, तो चौड़ाई में 5 मील तक का क्षेत्र जो है भारत के प्रादेशिक समुद्र में आता है। यह स्थिति दुनिया के सभी देशों की है जिन देशों की सीमा समुद्रों से मिलती है। इसके बाद तटस्थता। तटस्थता 2 प्रकार की होती है। एक है स्थायी तटस्थता, परमानेंट न्यूट्रलिटी, और दूसरा है युद्ध जनित तटस्थता। स्थायी तटस्थता क्या है? जैसे स्विट्जरलैंड 1991 के बाद यूनाइटेड नेशंस का सदस्य बना है। 1991 के पहले स्विट्जरलैंड यूनाइटेड नेशंस का सदस्य नहीं था, वह लीग ऑफ नेशंस का भी सदस्य नहीं था, क्योंकि वह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में पूरी तरह से तटस्थता का व्यवहार करता है, पूरा तटस्थ। लेकिन अभी स्विट्जरलैंड धीरे धीरे करके दुनिया के अन्य देशों के साथ राजनयिक संबंध भी स्थापित कर रहा है। इसके पहले तक स्विट्जरलैंड का दुनिया के किसी भी देश के साथ राजनयिक संबंध, कूटनैतिक संबंध नहीं था। आर्थिक व्यापारिक संबंध थे लेकिन राजनयिक संबंध नहीं था। तो वो स्विट्जरलैंड की स्थायी तटस्थता थी। आज की दुनिया में और कोई दूसरा देश स्थायी तटस्थ नहीं है। लेकिन मान लीजिए जब 2 राष्ट्र मिलकर के आपस में युद्ध करते हैं
तो इन युद्धों के समय विभिन्न राष्ट्र इन दोनों में से किसी एक राष्ट्र का पक्ष लेते हैं अथवा अपनी तटस्थता की घोषणा करते हैं कि हम युद्ध में तटस्थ रहेंगे, ना रूस को समर्थन देंगे ना यूक्रेन को समर्थन देंगे, अपितु दोनों के साथ अपना व्यापारिक संबंध यथावत बना रहेगा। ये तटस्थता की घोषणा है। जैसे यूरोप के विभिन्न राष्ट्र या अमेरिका आदि देश ये सब यूक्रेन का समर्थन कर रहे हैं, चीन आदि देश रूस का समर्थन कर रहे हैं, तो ये तटस्थता नहीं हुई, ये एक पक्ष लेना हुआ। लेकिन कुछ ऐसे भी राष्ट्र हैं जैसे भारत, वह तटस्थ है इस युद्ध में और दोनों देशों के बीच युद्ध को समाप्त करने के लिए प्रयासरत है। ये कहते हैं तटस्थता। जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ यह तटस्थता भी समाप्त हो जाती है। इसके बाद प्रत्यर्पण, एक्स्ट्राडिशन। प्रत्यर्पण क्या है? कई बार ऐसा होता है कि एक नागरिक अपने देश में अपराध करता है और अपराध करने के बाद गिरफ्तारी के पहले वो फरार हो जाता है, किसी दूसरे देश में जाकर के रहना शुरू कर देता है, वहां की नागरिकता वगैरह ग्रहण कर लेता है। भारत में ये घटना बहुत ज्यादा घट रही है, पहले घटती थी, अभी भी घट रही है कि भारत में हजारों करोड़ों लाखों का कर्जा ले लिया बैंक से, फरार हो गए। जैसे मेहुल चौक से या और जो कौन कौन हैं, ये सब जो विजय माल ले गया, ये स्थिति आई। तो इस प्रकार से ऐसे लोगों का प्रत्यर्पण किया जाता है। प्रत्यर्पण के अंतर्गत जब एक राज्य को सूचना मिलती है, मतलब कि पहले दो देशों के बीच प्रत्यर्पण संधि होती है, जिन देशों के बीच प्रत्यर्पण संधि होती है उनके बीच यह व्यवस्था होती है कि यदि मान लीजिए एक देश में व्यक्ति, एक देश का नागरिक अपराध करके दूसरे देश में जाकर के रहना शुरू कर देता है, तो उस अपराधी को, वांछित व्यक्ति को वापस अपने देश में लाने के लिए एक निश्चित प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है। और प्रक्रिया का पालन क्या है कि उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति को एक देश वांछनीय समझता है, वह इसके बारे में उस देश की सरकार से पत्र व्यवहार करता है कि अमुक व्यक्ति जो हमारे देश में वांछनीय है, आपराधिक आरोपी है, वह आपके देश में रहता है। तब वहां की पुलिस, विदेश मंत्रालय की अनुमति के बाद, विदेश मंत्रालय के हाँ कहने के बाद वहां की पुलिस उसको गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद उसके विरुद्ध मुकदमा चलता है उस देश में जहां पर वह छुपा हुआ था, उस देश में उसके विरुद्ध मुकदमा चलता है। शर्त यह होती है कि जिस अपराध के कारण उसको एक देश मांग रहा है, वही कार्य उस देश में भी अपराध होना चाहिए, और तब जाकर के उसके विरुद्ध गिरफ्तारी के बाद मुकदमा चलता है। जब मुकदमे में पूरी कार्रवाई हो जाती है, तब न्यायपालिका यह आदेश करता है कि ठीक है, उस व्यक्ति को प्रत्यर्पित किया जा सकता है, मतलब उस देश को सौंपा जा सकता है। वह चाहे तो उससे उच्च न्यायालय में फिर अपील कर सकता है, फिर सर्वोच्च न्यायालय तक भी वह अपील के रूप में जा सकता है। जब सर्वोच्च न्यायालय में अपील हुआ, सर्वोच्च न्यायालय ने बोल दिया कि यस, उसको प्रत्यर्पित किया जाए, तब जाकर के उस व्यक्ति को एक देश में प्रत्यर्पित किया जाता है। इसमें शर्त यह होती है कि जिन आरोपों के आधार पर उस व्यक्ति को प्रत्यर्पित किया गया है, उन्हीं आरोपों के आधार पर उसके विरुद्ध मुकदमा चलाया जा सकता है, अन्य आधारों पर नहीं। ये प्रत्यर्पण की संधि दुनिया के विभिन्न देशों के बीच, व्यक्तिगत दो राष्ट्रों के बीच होती है। सामूहिक रूप से ऐसे प्रत्यर्पण संधियां नहीं होती। जैसे भारत का इंग्लैंड, अमेरिका देशों के साथ, फ्रांस आदि देशों के साथ प्रत्यर्पण संधि है, लेकिन पाकिस्तान के साथ नहीं है। इसलिए होता यह है कि भारत में लोग अपराध करते हैं और पाकिस्तान चले जाते हैं, वहां पर ऐश करते हैं। तो ये प्रत्यर्पण संधि, जैसे अबू सलेम को प्रत्यर्पित करके भारत में लाया गया, फिर उसको जेल की सजा हुई। या विजय माल्या के विरुद्ध अभी जो प्रत्यर्पण की कार्रवाई चल रही है, उसमें कोर्ट ने सेकंड स्तर तक कोर्ट ने बोल दिया है कि इसको प्रत्यर्पण किया जा सकता है। फिर वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जाएगा, और उसके बाद जब हाउस ऑफ लॉर्ड्स बोलेगा कि यस, प्रत्यर्पण किया जा सकता है, तब जाकर उसको प्रत्यर्पित किया जा सकेगा। तो यह प्रत्यर्पण है।
आगे लौह पर्दा। लौह पर्दा क्या है? जब सोवियत संघ में साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना हुई तो 1917 में लेनिन के हाथ में सत्ता आई। लेनिन 1924 तक रहे, 1924 में उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद लेनिन का उत्तराधिकारी था मार्शल स्टालिन, जोसेफ स्टालिन। स्टालिन ने इतनी कड़ाई बरती कि विशेष करके द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के वर्षों में 1924 में उसके हाथ में सत्ता आई और 1953 तक वह रहा, सोवियत संघ का सर्वेसर्वा बना रहा, 29 वर्षों तक सर्वेसर्वा बना रहा। जब सोवियत संघ और अमेरिका के बीच शीत युद्ध बहुत चरम सीमा तक पहुंचा तो स्टालिन ने लौह पर्दा की नीति अपनाई। मतलब सोवियत संघ के अंदर जो हो रहा है दुनिया वालों को पता नहीं चलना चाहिए और दुनिया में जो हो रहा है सोवियत संघ के लोगों को पता नहीं चलना चाहिए। ये इसे कहते हैं लौह पर्दा। सोवियत संघ के लोग अपनी सीमा में रहें, सीमा के बाहर न जाए। यदि कोई भी जाता था उसके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई स्टालिन करता था और इसी की आड़ में उसने लाखों लोगों की हत्याएं करवाई, लाखों लोगों को उसने मारा। तो ये लौह पर्दा है। एक मजे की बात यहां पर आपको सुनाता हूं, आपको अच्छा लगेगा। स्टालिन की मृत्यु हो गई, उसके बाद खुर्शचेव आया। स्टालिन तो खैर बहुत कठोर और उग्र नीति का समर्थक था। स्टालिन ने थोड़ी सी उसमें नरमी लाई, थोड़ी सी उदारता लाई, तो लेकिन फिर भी लौह पर्दा तो था। तो खुर्शचेव के समय में खुर्शचेव को ताज्जुब होता था कि जो बीबीसी है, बीबीसी का नाम आपने सुना होगा, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन, जो रेडियो, पहले रेडियो में इसके समाचार खूब चलते थे। आजकल तो खैर रेडियो का चलन कम हो गया है, बहुत कम हो गया है, और आजकल टीवी में सब कोई व्यस्त रहते हैं। तो बीबीसी एक विश्वसनीय न्यूज एजेंसी थी और वह बिल्कुल सही और सटीक समाचार दिया करता था। तो खुर्शचेव को ताज्जुब हुआ कि ये बीबीसी को कहां से समाचार मिल जाता है और सोवियत संघ के हर चीज के बारे में बिल्कुल सटीक समाचार देता है। तो खुर्शचेव ने कहा कि ये जो मेरे मंत्री हैं यही लोग बदमाशी करते हैं और किसी न किसी प्रकार से बीबीसी से ये लोग साठ काट किए हुए हैं और उसके एजेंट को बता देते हैं, वो एजेंट जाकर के समाचार दे देता है। नहीं तो बीबीसी को समाचार कैसे मिलेगा? जब तक सोवियत संघ के लोग नहीं बताएंगे तब तक उसको समाचार कैसे मिलेगा? तो खुर्शचेव ने एक बार अपनी कैबिनेट की मीटिंग बुलाई और उसने कहा कि इस विषय पर चर्चा होगी, फाइल लेकर आइए सब कोई। ठीक, सभी मंत्री पहुंचे। कैबिनेट मीटिंग तो बिल्कुल बंद कमरे में होती है। तो मीटिंग शुरू किया खुर्शचेव ने। मीटिंग शुरू हो जाने के बाद एक मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री जी, मैं अपनी फाइल लाना भूल गया हूं, मुझे 2 मिनट का समय दीजिए, मैं जाकर फाइल ले आता हूं। खुर्शचेव ने कहा चुपचाप बैठो यहां पर, मैं तुम्हारी फाइल लेने जाऊंगा, नहीं तो तुम यहां से बाहर निकलोगे, वहां पर बीबीसी का एजेंट होगा, उसको बता दोगे। नो, तुम यहीं बैठो, मैं जाता हूं। खुर्शचेव अपनी सीट से उठा और दरवाजे के पास गया। जैसे दरवाजा खोला, दरवाजे के सामने एक चपरासी फाइल लेकर खड़ा था। खुर्शचेव ने पूछा, चपरासी से तुम यहां क्या कर रहा हो फाइल लेकर के? चपरासी ने कहा, सर, अभी अभी बीबीसी ने समाचार दिया है कि खुर्शचेव अपनी कैबिनेट की मीटिंग ले रहे हैं, उस मीटिंग में अमुक मंत्री अपना फाइल लाना भूल गए हैं, इसलिए खुर्शचेव ने उस मंत्री को डांटा और खुर्शचेव स्वयं उस फाइल को लेने के लिए कमरे के बाहर आ रहे हैं और ये लीजिए फाइल। तो ये था बीबीसी का न्यूज वाला चैप्टर। तो लौह पर्दा का मतलब होता है कि देश के अंदर जो हो रहा है बाहर के किसी को पता न चले और बाहर में दुनिया में जो हो रहा है सोवियत संघ के लोगों को पता न चले। इसे लौह पर्दा मतलब कठोर नीति, ये
लौह पर्दा, आयरन कर्टन इसी को कहते हैं। इसी तर्ज पर चीन ने भी अपनी कड़ाई बरती और उसने उसका नाम दिया बांस पर्दा, बंबू कर्टेन। दोनों 19-20 थे। अभी भी चीन में देख लीजिएगा, कई बार ऐसा होता है, पहले जब साम्यवादी व्यवस्था प्रचलित थी तो कई बार ऐसा होता था कि सोवियत संघ के लोग किसी न किसी बहाने दूसरे देश में चले जाते थे और वहां से वापस आने से इनकार कर देते थे, उस देश में जाकर के शरण ले लेते थे, क्योंकि इतनी कठोरता, इतनी उग्रता थी स्टालिन रूसवादी के शासनकाल में कि आम आदमी जीवन यापन कर नहीं सकता था। तो ये लौह पर्दा, ये बांस पर्दा। इसके बाद बोल्शेविक क्रांति, मेंशेविक क्रांति, इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा। जब 1917 में क्रांति हुई, क्रांति के पहले की बात है, 1890 में लेनिन ने रूस में, जब जारशाही शासन व्यवस्था प्रचलित थी, तो लेनिन ने रूस में साम्यवादी दल की स्थापना की। आगे चल करके यही साम्यवादी दल दो भागों में बट गया। एक को कहा गया बोल्शेविक दल, दूसरे को कहा गया मेंशेविक दल। दोनों के बीच विभाजन का कारण क्या था? उद्देश्य था, साधन था। लेनिन के बोल्शेविक का मतलब सोवियत भाषा में, रूसी भाषा में बहुमत, और मेंशेविक का मतलब होता है अल्पमत। तो लेनिन के नेतृत्व में बहुमत वर्ग बोल्शेविक कहलाया और दूसरा जो अल्पमत था उसको मेंशेविक कहा गया। मेंशेविकों का कहना था कि हम जारशाही को पलटेंगे, लेकिन शांतिपूर्ण साधनों से, ये देखिए साधन। और बोल्शेविकों का लेनिन के नेतृत्व में यह कहना था कि हम जारशाही को पलटेंगे, रक्तमय क्रांति करेंगे। और आखिरकार लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविकों ने मिलकर के 1917 में क्रांति की और रक्तमय क्रांति करके जारशाही को समाप्त किया और वहां पर साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना की। तो यह है बोल्शेविक और मेंशेविक क्रांति। मेंशेविकों ने क्रांति करने में कोई भूमिका नहीं निभाई, मेंशेविक धीरे धीरे खत्म होते गए, या जो बचे वो सब बोल्शेविकों में सम्मिलित हो गए और इस प्रकार से बोल्शेविक क्रांति संपन्न हुई। इसके बाद होता शिखर सम्मेलन। शिखर सम्मेलन किसे कहते हैं? जिस सम्मेलन में राष्ट्र प्रमुख अर्थात राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री आपस में मिलकर के बात करते हैं। ऐसे सम्मेलन जहां पर के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री उपस्थित होते हैं उसे शिखर सम्मेलन कहते हैं, समिट कॉन्फ्रेंस। विदेश मंत्री स्तर का सम्मेलन होता है, अन्य दूत स्तर का, राजदूतों के स्तर का भी सम्मेलन होता है, अलग अलग स्तर के सम्मेलन होते हैं, उसमें उसी स्तर के अधिकारी भाग लेते हैं। लेकिन जिस सम्मेलन में, जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति है, भारत में प्रधानमंत्री शक्तिशाली है, तो ये लोग मिलकर के जिस सम्मेलन में या दुनिया के विभिन्न देशों का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री यदि भाग लेते हैं तो उस सम्मेलन को शिखर सम्मेलन कहते हैं। और आखिरी है अंतर्राष्ट्रीय कानून। अंतर्राष्ट्रीय कानून दो राष्ट्र, दुनिया के विभिन्न राष्ट्रों के बीच संबंधों को निर्धारित करता है, उसे अंतर्राष्ट्रीय कानून कहते हैं। राष्ट्रीय कानून राष्ट्र की सीमा के अंदर रहने वाले लोगों के पारस्परिक संबंधों को निर्धारित करता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून दो राष्ट्रों के या दुनिया के विभिन्न राष्ट्रों के बीच संबंधों को निर्धारित करता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून व्यक्ति पर लागू नहीं होते, राष्ट्रों पर लागू होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाता कौन है? यह यूनाइटेड नेशंस नहीं बनाता। तो फिर जब किसी विषय पर कानून बनाने की आवश्यकता पड़ती है तो दो या अधिक राष्ट्र आपस में मिलकर के उस कानून का प्रारूप तैयार करते हैं और वे उस कानून के अंतर्गत कानून के प्रावधानों के लिए अपनी सहमति देते हैं। जितने राष्ट्रों ने सहमति दी उन राष्ट्रों पर अंतर्राष्ट्रीय कानून लागू होता, सब पर नहीं लागू होता। धीरे धीरे करके यदि वह कानून बहुत अच्छा है, राष्ट्र के लिए अच्छा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए भी अच्छा है, तो अन्य राष्ट्र भी धीरे धीरे करके उसको अपनी स्वीकृति देते जाते हैं और जो राष्ट्र स्वीकृति देते जाते हैं उन पर यह कानून लागू होता है और आगे चल करके फिर यह वह कानून अंतर्राष्ट्रीय कानून बन जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाने की कोई संस्था, कोई एक संस्था नहीं है, क्योंकि राष्ट्र
दुनिया में जितने भी राष्ट्र हैं ये सब संप्रभु राष्ट्र हैं। इसलिए संप्रभु राष्ट्रों पर कोई भी दूसरा राष्ट्र जबरदस्ती कुछ नहीं कर सकता, कोई कानून जबरदस्ती लागू नहीं करा सकता। ये संप्रभुता का उल्लंघन माना जाता है। तो ये है राजनीतिक शब्दावलियों का 9वां भाग। इसके अंतर्गत हमने 77 शब्दों का विवेचन किया। हो सकता है कुछ ऐसे शब्द छूट गए हों और इसमें चर्चा में न आए हों, तो इसके बारे में यदि आप हमें बताएंगे तो आपकी इस शंका का हम समाधान कर पाने में सफल होंगे। यदि और इसमें से भी यदि किसी शब्द का अर्थ पूरी तरह से समझ में नहीं आया है तो आप भी इसके बारे में कमेंट कर सकते हैं। और अलग अलग शब्दावलियाँ, तकनीकी शब्दावलियाँ यदि राजनीति विज्ञान में आपको पढ़ने जानने सुनने को मिलती हैं, उसके बारे में भी चर्चा कर सकते हैं। आपको धन्यवाद।